दोस्तों ये बात तब की है जब मैं एक कंपनी में काम करता था जो पिस्टन बनाती थी। पिस्टन में एल्युमिनियम यूज़ होता है, बेसिक प्रोडक्ट में मटेरियल जो यूज़ होता है। और एक समय ऐसा आया कि हम लेते थे एल्युमिनियम हिंडाल्को इंडस्ट्री, जो आदित्य बिरला जी की कंपनी थी। उन्होंने एकदम से माल की सप्लाई करना बंद कर दिया। हमारा सारा प्रोडक्शन स्टॉप हो गया, प्लांट ठप हो गए। आगे कार और बाकी जो बाइक की कंपनियां थी उनको मटेरियल की सप्लाई बंद हो गई और वहाँ प्रोडक्शन इफेक्टेड होने लगा। हंगामा हो गया, हमारी कोई नहीं सुन रहा था। लास्ट में हमने बहुत अप्रोच किया और बहुत सीनियर लोग से साथ मीटिंग की, तो उन्होंने बड़े दबे जवान में बोला कि देखिए साहब, एल्युमिनियम हम इसलिए नहीं दे रहे हैं कि कारगिल वार के पास का समय था, वो युद्ध शुरू होने वाला है। एल्युमिनियम हम उनके लिए रिजर्व करके रख रहे हैं। जब टैंक क्रॉस होते हैं तो बहुत सारी ऊबड़ खाबड़ जगह होती है जहाँ पे टैंक को चलना पड़ता है युद्ध करने के लिए, और बहुत सारे इतने गैप्स होते हैं कि टैंक उसको क्रॉस नहीं कर पाता है। तो वहाँ पे एल्युमिनियम के प्लेटफॉर्म्स बनाने पड़ते हैं, एल्युमिनियम की चटाई टाइप की बनानी पड़ती है, जहाँ पे जिसके ऊपर से टैंक क्रॉस कर जाता है, उसका जो रोलिंग मूविंग चेन होती है वो वहाँ से क्रॉस निकल जाती है। अब देखिए, ये वो लोग थे, कांग्रेस का पीरियड, कांग्रेस ने इन लोगों को बनाया है। वो ज्ञान मतलब एक एटमॉस्फेयर तैयार किया है कि देश पहले, किसी भी हालत में देश पहले। उन्होंने करोड़ों रुपए का अपने प्रॉफिट को छोड़ दिया, किसी से कहा नहीं। ये नहीं कि टीवी पे उस पर प्रोपोगंडा शुरू कर दे कि साहब हमने तो एल्युमिनियम नहीं बेचा, इतने करोड़ का लॉस हुआ देश के लिए, देखो हम कितने बड़े अच्छे आदमी हैं। नाटक नहीं, सिंपल उन्होंने उन करोड़ों लोगों को का पैसा अपना बचा के, सॉरी अपना लॉस करके और देश के लिए रिजर्व करके रखा। उसके बाद दूसरा समय आया, यहाँ पे तथाकथित दो और भी कुछ हैं बड़े बिजनेसमैन हैं। उन्होंने क्या किया, अपने घर में सेना के लोगों को बुला के बैंड बजवा दिया, बैंड बजाओ तुम्हारी ये औकात है। तो सब देश कहाँ से कहाँ चला गया। हमने अपने देश की जो इज्जत को है वो एकदम से बंद कर दिया, ख़त्म कर दिया उनके देश की इज्जत। ये तो एक नेताओं की बात हो गई, छोड़ दो, ये तो कम्युनिटी बहुत ख़राब है। मैं और लोगों की बात करता हूँ अब। एक इंसान जिसको गवर्नमेंट का जॉब मिला, पक्की सरकारी नौकरी, ठीक है, ये आपकी पक्की सरकारी नौकरी है। जब आप 58 साल के हो जाओगे उसके बाद आपको पेंशन मिलेगी, जब तक आप जिंदा रहोगे। तो खुदा ना खास्ता आपकी डेथ हो जाती है तो आपके बेटे को नौकरी दी जाएगी। इससे ज़्यादा क्या चाहिए आपको देश से। लेकिन वो जब काम करने के लिए दूसरे से घूस लेता है तो वो क्या है, वो इंसानियत का दुश्मन नहीं है, वो देश का दुश्मन नहीं है। वो जो पुलिस वाला जो शपथ देता है कि मैं अपने देश की सेवा करूंगा और देश की सेवा नहीं करता है, घूस खाता है, क्रिमिनल्स का साथ देता है, वो क्या है। वो डॉक्टर जो शपथ लेता है लोगों की सेवा करने के लिए और 100 रुपये के ट्रीटमेंट को लाखों रुपए के ट्रीटमेंट में कन्वर्ट करते लाखों करोड़ों रुपए की बिल बनवाते हैं। कुछ भी नाम दो कि 5 स्टार का नाम दो, ट्रीटमेंट कुछ भी नाम दो, लेकिन सबको पता है बिना ज़रूरत के ऑपरेशन करते हैं, महंगी दवाएं लिखते हैं, क्या बिजनेस है, कितना बड़ा बिजनेस है, सबको पता है। तो वो कौन है फिर। वो किसके दुश्मन नहीं है, वो देश के दुश्मन नहीं है। जो मैं महिलाएं, हमारे देश में सिस्टम है कि महिलाएं जो हैं वो ब्याह के लड़के के घर जाती है और वहीं उसके बाद उसका जीवन रहता है। क्यों भाई, लड़की क्यों जाएगी, लड़का क्यों नहीं वहाँ पे आ सकता है। करो लड़कों को अपना। मैं तो इस देश की महिलाओं को सलाम करता हूँ जिनके अंदर इतना जज्बा है कि वो दूसरे के घर जाती हैं, दूसरे के घर संभालती हैं। वो जो एक आप बेटी को दे रहे हो दूसरे के घर में, उससे कीमती क्या है। उससे भी आप घूस लेते हो, उसके साथ भी घूसखोरी करते हो। हुँ? उसके साथ भी आप घूसखोरी करते हो, उसके बाप के साथ। और उसके बाद फिर उसको तुम हैरेस करते हो, जला के देते हो, मार देते हो।
कौन हो भाई तुम? कहाँ से तुम इंसान की कैटेगरी में आते हो? इंसानियत कहाँ है? जो हमारे अंदर की जो इंसान है, जो हमारे अंदर जो भगवान होता है, वो कहाँ चला जाता है? कहाँ मर जाता है वो भगवान? वो इंसानियत कहाँ है? खत्म। हम कहाँ इंसान हैं? तो ये एक बहुत बड़ी त्रासदी देश के साथ चल रही है। और देखिए, देश के साथ त्रासदी क्या, देश बेचे दे रहे हैं, पूरा देश बेचे दे रहे हैं। लाल किला बेच दिया, रेलवे स्टेशन बेचे दे रहे हैं, रेलवे प्लेटफॉर्म बेचे दे रहे हैं, सरकारी कंपनियां बेचे दे रहे हैं। अभी मैंने एक भर तो सारे पागल होते हैं, सारे के सारे मेंटल होते हैं। जस्ट मेरी एक से बात हुई, बात क्या हुई, वो खड़ा हुआ था, सुन रहा था हमारा डिस्कशन। वो लोग बेच थोड़ी ना रहे हैं, ये तो किराए पे चलाने के लिए दे रहे हैं 5 साल के लिए। भाई सरकार में ज़्यादा खर्चा होता है, प्राइवेट जाएगा वो अच्छे तरीके से चलाएगा, प्राइवेट बहुत अच्छे से चलाएगा। सारे प्राइवेट अस्पताल में चले जाओ तो आपको पता चलेगा सरकारी अस्पताल अच्छे हैं या प्राइवेट, जो आपका खून चूस लेते हैं, पूरा पैसा, आपकी ज़िंदगी ख़त्म कर देते हैं। तो मैं एक चीज़ कहता हूँ सारे लोगों से, मैं तो उनको गधा ही मानता हूँ, मैं उनसे बोलता हूँ तो फिर मैं अमेरिका के राष्ट्रपति को बुला लेता हूँ या ब्रिटेन की महारानी को बुला लेता हूँ और कहता हूँ 5 साल के लिए तुम्हें देश चलाने के लिए दे देता हूँ। देश बेच थोड़ी ना हूँ, 5 साल के लिए तुम्हें चलाने के लिए दे देता हूँ और 5 साल बाद रिन्यू कर दूंगा, उसके 5 साल बाद फिर रिन्यू कर दूंगा। आप मेरा पूरा देश चलाओ अच्छे से। भारत में करप्शन है, वो में करप्शन बहुत कम है, तो वो हमसे बेहतर चला लेंगे। तो देश बेचना और किसे कहते हैं? और किसे कहते हैं देश बेचना? साहब, अपने फायदे, मतलब मैं अगर देश का प्रधानमंत्री होता और मेरे 40 सोल्जर मर जाते, किसी भी कॉन्स्पिरेसी से मरे थे, कैसे भी मरे, तो मैं कहता 40, भाई 40 है, 1-1 करोड़ रुपए ले लो, मेरे लिए क्या है? मैं तो 1,45,000 करोड़ रुपए खाली एक ही प्रोग्राम में खर्च कर देता हूँ। मेरे पास कौन से पैसे कमी है? मेरे पास इतना पैसा होता तो मैं कहता ये लो भाई 40 करोड़ सारे, इसको मैं 40 करोड़, 1-1 करोड़ सबको इसलिए देता जिन्होंने अपनी जानें दी हैं, उनके परिवार बहुत सुरक्षित रहें, उनको परिवार को महसूस हो कि पूरा देश मेरे साथ खड़ा है और मेरे अगर परिवार की जान जाएगी तो मैं उससे और बेहतर तरीके से रह सकती हूँ, ताकि लोगों में जज्बा पैदा हो देश के लिए कुर्बान होने के लिए, देश के लिए लड़ने के लिए। और सारी सेना को भरोसा हो कि देश और लोग उनके साथ खड़े हैं। ना सिर्फ गवर्नमेंट, किसी प्राइवेट वाले ने भी उन लोगों की हेल्प नहीं की। अरे किसी के बच्चे को पढ़ा दिया, ये कर दिया, छोड़ दीजिए। कौन हमारे, आपको पता है 300-300 करोड़ में हमारे बिजनेसमैन शादी करते हैं, पिक्चर वाले बिजनेसमैन 300 करोड़, मान लो पर शादी 200 करोड़ की हुई, 300 करोड़ की हुई, कोई बिजनेसमैन निकल के नहीं आया जो ये कहे कि मैं 40 करोड़ रुपए अपने सोल्जर्स की फैमिली को देता हूँ, ये लो 1 करोड़ रुपए, मैं बताता हूँ मैं तुम्हारा देश पूरे साथ तुम्हारे साथ खड़ा है, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। है कोई? इस देश का कौन सा वर्ग ऐसा है जो इस देशद्रोह, ये मानव द्रोह, इंसानियत के द्रोह से बचा हो? पहले ज़माने में सन्यासी लोग होते थे, आज के ज़माने में सन्यासी का मतलब तो डकैत। देखो एक सन्यासी हुए थे जिन्होंने फिर पूरे देश को गुमराह किया कि ये सरकार आ जाएगी तो पेट्रोल 25 रुपये लीटर हो जाएगा, ब्लैक मनी आ जाएगी। मैं अगर ऐसा कहता ना, मैं सन्यासी तो छोड़ दो, मैं अगर ऐसे साधारण इंसान होता और मेरी आत्मा जिंदा होती तो मैं शर्म से डूब मरता और पूरे देश से माफ़ी मांगता कि हाँ मैंने लोगों के कहने पे गलत आपसे बोला, आपको धोखा दिया गया, ऐसा नहीं हुआ, तो मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ और मैं ऐसे लोगों से कभी संबंध नहीं रखूँगा, या जिन्होंने मुझे ये कहा था कि अगर हम ऐसा कर देंगे, या अगर किसी ने नहीं कहा था, मैंने अपनी तरफ से कहा था, तो मैं फिर माफ़ी मांगता हूँ, मैं गलती करता हूँ, मैंने गलती की। किसकी हिम्मत है सामने आके माफ़ी मांगने की? मेरे 40 अगर आदमी मर जाए ना, मैं पूरी दुनिया को खंगाल के रख दूँ, ढूंढ के निकाल के लाऊं जिसने मारा है। हमारे देश की सीक्रेट एजेंसीज क्या उनका पता नहीं लगा सकती कि 300 किलो RDS कहाँ से आ गया, ऐसे लोग क्यों कैसे मर गए? साहब, आज के देश में लोगों को चारा बना के यूज़ किया जा रहा है अपने फ़ायदे के लिए, किसी के जीवन की कोई वैल्यू नहीं रह गई है। अब वो समय आ गया है कि ये सारी कम्युनिटीज़ जो चोरों की तरह रह रही हैं। देखिए, मैंने सरकारी आदमी से पूछा, भाई तुम लोग घूस लेते हो, बेईमानी करते हो, क्यों करते हो ऐसा? तुम्हारे पास तो इतनी अच्छी खासी नौकरी है, परिवार चलाओ, बच्चों को पढ़ाओ, आगे बढ़ो, तुम्हारे बच्चे कमाएंगे, तुम्हारे पास पेंशन है, तुम्हें किसी चीज़ का भी है, तुम्हें सोसाइटी ने सब दिया,
तुम्हें अच्छी एजुकेशन दी, तुम्हें पढ़ाया, तुम्हें कंपटीशन के लिए योग्य बनाया, फिर तुम जब नौकरी पा गए और अब तुम्हारा टर्न है कि तुम देश के लिए करो, उस समय तुम देश के लिए घूस ले रहे हो। घूस का मतलब क्या हुआ कि कोई प्रोजेक्ट नहीं करेंगे, कोई काम नहीं करेंगे, खराब करेंगे, पैसा कमा लेंगे। तो वो बोले कि साहब देखिए ऐसा है, हम तो ऐसा करते, ज़रूर करते ऐसा, लेकिन अगर मैं आज की डेट में पैसा नहीं कमाऊंगा तो मेरे बच्चे को खुश हो जाएगा, तो मैं उसका अच्छा ट्रीटमेंट नहीं दे पाऊंगा, या मैं अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन नहीं दे पाऊंगा। तो एक तरीके से जो एक साधारण इंसान की तरह उनका लॉजिक है, मतलब वो लॉजिक नहीं होता है, वो मतलब गलत चीज़ को सही ठहराने की एक जो कोशिश होती है वो होता है। बेईमानी के पैसे से कौन सी एजुकेशन आप दिलाओगे? बेईमानी का पैसा कौन सी शिक्षा दे सकता है, ये बताओ। वो शिक्षा नहीं दे सकता। आप पढ़ा के कमाने लायक बना लोगे कि आप भी कोई बच्चों को ऐसी शिक्षा दे दो जो आप कमाने लायक बन जाओ। उससे आज के डेट में नौकरी में यही पूछते हैं ना, पैसा कमाई कितनी है। ये जो कमाई कितनी है मतलब चोरी कितनी कर सकते हो, ये जो कॉन्सेप्ट हमारे देश में पूरे फैल गया है, ये बहुत खतरनाक है। साधु संतों का काम होता है लोगों को ज्ञान देना, शिक्षा देना, देश को अच्छा बनाना। वो क्या कर रहा है? 5 स्टार आश्रमों में बैठे बैठे व्हाट्सएप और मोबाइल चलाते हैं और लोगों से पैसा लेके पार्टियों के फेवर में बात करते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं। मैं अगर पत्रकार होता तो मैं सरकार के खिलाफ खड़ा रहता हर उस गलती के लिए जिस गलती की सज़ा देशवासियों को भुगतनी पड़ रही है, हर उस गलत चीज़ के लिए। सरकार को प्रोटेक्ट करने के लिए देश को गुमराह नहीं करता। जिस देश की लेखनी टूट जाएगी ना, जिस देश का कलम में ताकत ख़त्म हो जाएगी, वो देश बच नहीं सकता, कतई नहीं बच सकता। कौन सा मैं तबका लूँ जिस तबके को मैं कहूँ कि ये तबका देश के साथ खड़ा हुआ है? एक तबका है, मैं आपको बताऊँ, मैंने बहुत सोचा कि यार इतने चोरों के देश में जहाँ ऊपर से नीचे तक हर आदमी कमाने पर लगा हुआ है, हर आदमी देश की बैंड बजा रहा है, तो मेरा देश चल कैसे रहा है? तो मुझे ध्यान आया कि मेरे देश का 70% किसान है और वो किसान मेरा देश चला रहा है, उसने देश को जिंदा रखा हुआ है। 200 रुपये दिहाड़ी पाने वाला मजदूर ने मेरे देश को जिंदा रखा है, क्योंकि वो देश 200 रुपये दिहाड़ी में पूरा मन लगा के काम करता है। 100 रुपये रोज कमाने वाले ने, उस रिक्शे वाले ने मेरे देश को जिंदा रखा हुआ है, जो गर्मी में सवारी बैठा के खींच के लेके जाता है। मैं तो अब रिक्शे पे बैठता नहीं, मुझे शर्म आती है। एक इंसान दूसरे इंसान को कैसे बोले कि तुम खींच के ले जाओ? आज की डेट में तो मैन पुल रिक्शा सारे ख़त्म ही होने चाहिए, सारे ऑटोमेटेड होने चाहिए। यहाँ पे देश सहायता करे, फ्री में दे रिक्शा लोगों को, क्यों नहीं? मतलब हर तो अब क्या हो गया है आज, देखिए किसान बहुत वीक है, हमारे देश का किसान बहुत वीक होता है। अब जिस तरीके से जब देश में बहुत अत्याचार बढ़ गया था, तो गुरु नानक देव ने सिख पंथ की स्थापना की थी और उन्होंने देश को संभाला। वो देश के साथ खड़े हुए, इंसानियत के साथ खड़े हुए, वो गरीब रहे, पैसा नहीं कमाया, बेईमानी नहीं की, और वो अच्छाई के साथ रहे, और उन्होंने देश को बताने में बहुत मदद की। आज भी सबसे ज़्यादा देश में सेना का कंट्रीब्यूशन उन्हीं का है। अब ऐसी नई कम्युनिटी मुझे शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए अब फिर वही हालात हो गए हैं, अति वाले, और आपका देश बिक रहा है। कुछ दिन में ऐसा भी आएगा कि लोग कहेंगे तुमने बहुत ज़्यादा लोन हमारे से ले रखा है, अब आपकी कंट्री लोन चुकाने की स्थिति में नहीं है, तो आपका गृह मंत्रालय हम आके चलाएंगे। वो देश कहेगा आपका आर्मी मैं आके चलाऊंगा, वो बोलेगा ये मैं आपका चलाऊंगा। और हमारी देश कहेगी हमने बेचा थोड़ी ना, हमने तो उनको 5 साल के लिए किराए पे दिया है अपना गृह मंत्रालय, हमने आपका विदेश मंत्रालय, हमें आपने शिक्षा मंत्रालय, कोई भी मंत्रालय किराए पे दे रखा है। ये पूरा देश ही दे दिया कि आप बेटर चला लोगे। वो प्राइवेट है, ज़्यादा अच्छे से, वो दूसरी कंट्री वो बेटर अच्छा चला लेंगे, और 5 साल बाद रिन्यू कर दूंगा, रिन्यू करता चला जाऊंगा, रिन्यू करता चला जाऊंगा, तो देश बिक गया आपका। अब ऐसे ही बैठे रहना, शर्म बिल्कुल थोड़ी सी भी बची हो इंसानियत, तो उठ के खड़े हो जाओ, देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं बिकने दूंगा कह के देश को बेचने के लिए झूठ का प्रोपोगंडा करना कि मन में है कि मैं देश बेचना है, तो मैं बोलूँगा देश नहीं बेचने दूंगा। अगर ये होता है तब बहुत शर्म की बात है। और मैं
अगर नहीं काम कर पाऊंगा ना तो बोलूँगा मुझसे नहीं होता भाई, मैं जा रहा हूँ। मैंने बहुत सारी नौकरियाँ की हैं ऐसी जहाँ पे मुझे लगा मुझे कंट्रीब्यूशन नहीं दे पा रहा। मैंने मैनेजमेंट से बोला कि देखो साहब, यहाँ पे मेरा कंट्रीब्यूशन नहीं आ रहा है, आप मुझे कोई दूसरा प्रोजेक्ट दे सकते हो तो ठीक है, अदरवाइज आई एम लीविंग, मैं छोड़ रहा हूँ। अपने अंदर की आत्मा होनी चाहिए, मैं सब बर्बाद कर दूंगा लेकिन हटूंगा नहीं, ये बहुत बड़ी चीज़ है। देखिए, किसी में भी कोई काबिलियत हो सकती है, कुछ अच्छा चला सकता है, कुछ बड़ा चला सकता है। देखिए, एक आदमी हो सकता है वो कार चला लेता है, कोई आदमी स्कूटर चला लेता है, लेकिन वो ट्रक नहीं चला सकता। ट्रक चलाने वाले की काबिलियत अलग होती है। तो भाई, नई काबिलियत है तो छोड़ दो, जाके कार चला रहे थे तो कार चलाओ। जरूरी है ट्रक और रेलगाड़ी चलाना है? सबकी नॉलेज अलग होती है, सबकी शिक्षा अलग होती है, नई काबिलियत है। तो अब पहले उस देश की, हमारे देश के वो लोग सामने आ जाएं जो नई कम्युनिटी बनाने के लिए तैयार हैं, जो देश के साथ खड़ी होगी, जो इंसानियत के साथ खड़ी होगी, जो पूरे देश को बचाएगी। सब कुछ एक है, सब करते रहो जो करते रहो, लेकिन देश सबसे पहले है। अब हर हर भारत, घर घर भारत, सिर्फ एक, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक, यूनाइटेड इंडिया। सिर्फ हर हर भारत, घर घर भारत, और यही भारत को बचाएगा। देखना, नहीं सुनोगे मेरी बात तो सब के सब पछताओगे, अपने बच्चों का भविष्य खराब करोगे, अपने देश को खराब करोगे, वो आपके ऊपर। सॉरी।